Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions. We are going to start our revision series जिसके अंदर हम क्लास 10th साइंस के सारे चैप्टर्स के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे टॉपिक्स को CBSE द्वारा प्रोवाइडेड लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस और पिछले सालों के सैम्पल पेपर्स के आधार पे सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री से। चैप्टर नंबर 1 इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। टॉपिक नंबर 1 इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम when reacts with water it forms sodium hydroxide and releases hydrogen gas. Writing a chemical equation, एक reactant कैसे प्रोडक्ट बनता है ये दिखाया जाता है केमिकल इक्वेशन में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है? इन दोनों के बीच में एक एरो से हम डिनोट कर सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच प्लस का साइन डाला जाता है, और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। ये जो एरो है ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो ऊपर इक्वेशन मेंशन्ड है इसमें मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में दो हैं और राइट हैंड साइड में एक है। क्या ये इक्वेशन को आप बैलेंस्ड बोलोगे? नहीं। इस तरीके की इक्वेशंस को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब ये कैसे किया जाता है इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जो कि बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टेब्यूलर फॉर्म में इसमें इतने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं और राइट हैंड साइड में इतने हैं। तो बेसिकली यहां पे देख के हमें यह पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कम है और राइट हैंड साइड में ज्यादा है। बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट, द ओनली एलिमेंट रिक्वायर्ड हियर इज हाइड्रोजन। रिएक्टेंट्स की साइड में हाइड्रोजन 2 into H2 अगर हम कर देते हैं तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर मैं NaOH को पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ओनली। लेकिन अब के रिएक्टेंट्स के साइड पे तो सोडियम 1 है, प्रोडक्ट के साइड पे आपके 2 हो गए हैं। अब हमें सोडियम को बैलेंस करना है। सोडियम यहां पे 2 से कम है तो हम सोडियम को इंटू 2 कर देंगे। टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस को 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बन रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर को ले सकते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर फॉर्म होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। डीकंपोज होना मतलब कुछ ऑलरेडी कंपोज्ड है, कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए NaCl, सोडियम क्लोराइड, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बट जाता है जो कि है क्लोरीन और सोडियम। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 अलग अलग तरह का होता है, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। थर्मो ये बनता है हीट से, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये बेसिकली डिनोट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एंड फोटोलाइसिस, फोटो जो वर्ड है ये डिनोट करता है लाइट को। सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन की। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट एंड डीकंपोज होने का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग इज बेसिकली नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोलाइसिस, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, यानी कि
सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन किया जाता है विद लाइट एनर्जी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव कर रही हैं। अब ये मूवमेंट जो है ये रिएक्टिविटी के हिसाब से होता है। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये दो तरीके का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और वो दूसरे कंपाउंड की जगह ले लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिएक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक को जब कॉपर सल्फेट के अंदर डाला जाता है तो वो कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर मेटल जो है वो रिलीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर दो अलग अलग तरीके के आयंस को आपस में डिस्प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल AD एंड BC आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। ये आफ्टर रिएक्शन AC एंड BD बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनाया जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, यानी कि हर वो रिएक्शन जिसके अंदर सबसे पहले तो ऑक्सीजन ऐड की जाए और दूसरी चीज हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज हो रही है उस रिएक्शन के अंदर तो उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड। इसमें या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा। Na सोडियम को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NaH सोडियम हाइड्राइड बनता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन की। यस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ भी पॉसिबल है। बहुत सारे रिएक्शंस में ये दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है और जिसके चलते टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हीट रिलीज की जाती है जिसके चलते टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? एंडो जो वर्ड है ये साउंड करता है एंट्री जैसा, यानी कि हीट एंटर कर रही है। एंड एक्सो जो वर्ड है ये रिलेट करता है एग्जिट से, यानी कि हीट बाहर जा रही है। टॉपिक नंबर 3, corrosion and rancidity. Corrosion. Corrosion is wearing away of metals due to chemical reaction. Wearing away मतलब metals का समय के साथ खराब हो जाना ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में कैसे केमिकल रिएक्शंस? यस, देयर आर एंड नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट हैपन इन एवरीडे लाइफ नेचुरली। ये उन्हीं का नतीजा होता है। मेनली इस रिएक्शन के पीछे कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है? मेटल्स लूज देयर मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके कारण उन्हें मेटल बोला जाता है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ जैसे जैसे वो वियर अवे हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, तो उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज चली जाती है। आसान है, दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू कार बॉडीज, शिप्स, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एक्सेट्रा। जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं, आयरन रेलिंग्स, ब्रिजेस और कार बॉडीज को कितना नुकसान पहुंच सकता है कोरोजन। हम सबने ऑब्जर्व किया होगा, कभी हमारे पास अगर सिल्वर कॉइन्स रहे हैं तो बाय द टाइम उनके ऊपर एक काले रंग की परत, एक ब्लैक लेयर जम जाती है। सेम चीज आपने पर पाइप्स के साथ भी ऑब्जर्व की होगी। कॉपर पाइप्स पे बाय द टाइम ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोडिंग, अपने मेटल्स को कोरोजन से बचाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि पेंटिंग द मेटल सर्फेसेस को पाउडर कोट कर देना, मेटल सर्फेसेस को ऑयल कर देना, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि मेटल की चीजों के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दे। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है?
जब खाने को हम बहुत ज्यादा समय के लिए ऐसे ही खुला रख देते हैं तो उसके अंदर से खराब स्मेल या खराब ओडर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी है क्या? रेंसिडिटी इन सिंपल टर्म्स इज बेसिकली द स्पॉइलेज ऑफ फूड व्हेन इट बिकम्स अनसूटेबल फॉर कंजम्पशन। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना खाने के जाता है, रेफ्रिजरेटिंग द फूड। चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। टॉपिक नंबर 1, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड जब अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चेंजेस शो करता है? रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। जब मेटल के साथ हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अब अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है? मेटल्स और मेटल ऑक्साइड वाले रिएक्शन में सिर्फ एक माइनर सा फर्क होता है, जैसे कि मेटल के साथ ऑक्साइड जुड़ गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, वैसे ही जो हाइड्रोजन रिलीज होता है ना, उसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यानी कि मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो भी सेम चीज होती है, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर रिलीज हो जाता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होता है? कार्बोनेट और एसिड आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो वो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। रिएक्शन विद बेसिस। अब एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होता है? एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और वाटर फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिकली एंटासिड्स का फॉर्मूला है। एंटासिड्स मतलब वो चीजें जो हम इनटेक करते हैं वाइल एसिडिटी। तो ये क्या बनाता है? ये बेसिकली सॉल्ट बनाता है हमारे बॉडी में, MgCl2 एंड वाटर रिलीज करता है। हाउ आर एसिड्स फॉर्म्ड? एसिड्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग सम ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एसिड्स मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। रिएक्शन विद मेटल्स। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट या मेटलेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जिंक के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। रिएक्शन विद एसिड्स। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिर वो सॉल्ट और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। बेसिस जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस बेसिस विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाया जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। टॉपिक नंबर 2, pH इन डेली लाइव्स। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें जब हम अलग अलग एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। इससे हमें क्या हो जाता है? इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो चीज जो है ये क्या है, एसिड है या बेस है या क्या है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कितनी तरह के होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स एज नेम सजेस्ट जो नेचुरली मिलते हैं, एंड सिंथेटिक जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो pH स्केल है। जो भी हमने इंडिकेटर्स अब पढ़े जैसे कि टर्मरिक,
चाइना रोज, ये हमें ये तो बता सकते हैं कि भाई ये चीज एसिडिक है या ये चीज बेसिक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, कोरोसिव तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है, ये हमें नहीं बता सकते। इस चीज को कौन बताता है? पीएच स्केल बताता है। पीएच को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एक एसिड के अंदर एक बेस मिलाया जाता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जैसे हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़े थे चार्ज 3 तरीके के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं। तो वही चीज एसिड एंड बेस के साथ होती है। अगर कोई भी एसिड ज्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा बेस मिला के उसे न्यूट्रल कर देते हैं, या कोई चीज ज्यादा बेसिक है तो उसके अंदर एसिड मिला के उसे न्यूट्रल कर देते हैं। ये जो न्यूट्रल करने का प्रोसेस है इसे न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसे हम डेली लाइफ में चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं, बट रियलाइज नहीं करते। अब ये कैसे होता है हमारे डेली लाइफ में, एक बार वो देखते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन होता है। हमारे स्टमक के अंदर से, अगर आपको पता हो, अगर आपने डाइजेशन वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा स्टमक रिलीज करता है हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उससे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, यानी कि दिस एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर स्टमक विल कॉज इंडाइजेशन। नाउ अब एसिड की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस डालना पड़ेगा। So, being basic in nature, antacids react with this excess of acid in the stomach and neutralize it. हमारे जो दांतों के खराब होने के पीछे भी इस न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी तरह से हमारे माउथ के अंदर भी एक एसिड रिलीज होता है। जो भी हमारे माउथ के अंदर से एंजाइम्स या बैक्टीरिया रिलीज होता है वो हमारे खाने को एसिड में बदल देता है। अब अगर तो ये एसिड बिलो 5.5 है, हमारे जो दांत हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। अब इसे प्रिवेंशन के तौर पे क्या किया जाता है? हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज यूज्ड एज एन एल्कलाइन, अ बेस। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट आर स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। ये क्या करते हैं? हमारे मुंह को, हमारे टूथ को डिके होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल पीएच क्या है? अब जैसे हर एक चीज का अपना एक पीएच वैल्यू होता है, वैसे ही सॉइल का भी पीएच वैल्यू होता है। कुछ सॉइल्स जो है उन्हें एसिडिक बनाया जाता है, कुछ जो है उन्हें न्यूट्रल माना जाता है, एंड कुछ एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉइल्स होती है। अब तीनों सॉइल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें अपने अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाने के लिए सूटेबल माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो तो उसे बेसिक बनाना पड़ता है। कैसे? अगेन बाय एडिंग सम बेसिस इन इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात करें क्विक लाइम की, कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब चीजों को हम सॉइल के अंदर डालते हैं और सॉइल का जो एसिडिक नेचर है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसिक नेचर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स। कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स भी अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पे रिलीज करते हैं। जब हमें कोई भी हनी बी बाइट करती है तो उसका स्टिंग जो है वो हमें क्यों चुभता है? इसीलिए चुभता है क्योंकि वो अपने स्टिंग के साथ हमारे अंदर कोई एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है। एंड दैट इज द वेरी रीजन बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है उस स्टंग एरिया पे अगर लगाया जाए तो रिलीफ देता है, बिकॉज बेकिंग सोडा इज कंसिडर्ड टू बी एल्कलाइन, बेसिक इन नेचर। टॉपिक नंबर 3, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं, पहला फ्रॉम सी वाटर, दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा कॉमन सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल है जिससे कि रॉ मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है? हमने अभी डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फॉर ऑब्टेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं एंड इसे रिएक्ट करवाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अलग निकल जाते हैं। अब हमारा अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3
इंटू 10H2O। डेकाहाइड्रेट का मतलब ही ये है कि उसके अंदर वाटर जो है वो 10 गुना है, 10H2O है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक और कॉमन सॉल्ट है या एक प्रोडक्ट है जो हमें सॉल्ट से मिलता है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लास्ट रिएक्शन के अंदर सबसे पहली जो चीज हमें ऑब्टेन होती है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा से फिर हम आगे वॉशिंग सोडा बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ऑक्सीक्लोराइड मतलब क्या है? ऑक्सी प्लस क्लोराइड, ऑक्सीजन और क्लोरीन से कुछ लेना देना है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल बी CaO, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इसके साथ में हमने क्लोरीन जोड़ दिया CaOCl2। इट इज नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका दूसरा नाम क्लोराइड ऑफ लाइम भी है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जब हम क्लोरीन पास करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, एंड वाटर इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब हेमीहाइड्रेट क्या होता है? हेमी वर्ड हेमीस्फीयर से मिलता जुलता है, यानी कि हाफ। जहां पे भी हेमी वर्ड आ जाए वहां पे हाफ मतलब होता है उसका। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। तो फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, और हेमीहाइड्रेट यानी कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल, हाफ H2O। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा? बिकॉज इट इज मेड बाय जिप्सम। जिप्सम एक ऐसा कैल्शियम सल्फेट है जो कि पेरिस में पाया जाता है। डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4, डाई मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू 2H2O। इसे जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 डिग्री केल्विन पे, इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर। ये अपना 3/4 वाटर जो है वो लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ द लेफ्ट ओवर वाटर फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टॉपिक नंबर 1, आयनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज। फोर्सेस अराउंड अस। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी 2 मेजर फोर्सेस हैं जो काम करती हैं। सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत बड़े पैमाने पे जो फोर्स काम करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेयर एज माइक्रो लेवल पे जो फोर्स काम करती है, छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वे टू पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चाहे हम उसे अपने एग्जिस्टेंस में फील नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एटॉमिक लेवल पे काम करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि जब सन के आसपास में जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये सारे प्लैनेट सन से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व करते हैं। फिक्स दूरी जो है ये कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होती? दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैक्रो लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? इनकी पोजीशन को होल्ड करके रखने में मदद करती है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अप्लाई करते हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से। प्रोटॉन जो है वो स्टैटिक चार्ज है, इट विल नॉट मूव, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूविंग चार्ज होता है। शेल। नाउ व्हाट इज अ शेल? शेल इज एन इमेजिनरी गैप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स flowing in an atom. No electron can move above or below these number of shells of electron. कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो इनसे ज्यादा ना तो इनसे कम मूव कर सकता है। They are moving exactly in these shells. वो exactly इन cells के अंदर ही मूव करते हैं। There is some sort of nuclear energy present inside the atom which holds up electrons, neutrons and protons inside the atom. It is known as quantum mechanics. अब हम लोग ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जनरली हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कैसे बन सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तब जाके क्लोरीन जो है वो एक कंप्लीट कंपाउंड बना। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरली अकरिंग है चाहे वो मैन मेड है, उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं उन्हें एक कैटेगरी में डाल दो, और जो वो प्रॉपर्टीज नहीं शो करती उन्हें दूसरे कैटेगरी में डाल दो। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाइनली अराइज्ड। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे किया जा रहा था? ये दो चीजों के बेसिस पे किया जा रहा था, दैट वर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? इट इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी फिजिकली सीन और टच्ड, वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होती हैं। जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तब जाके जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, दे आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। टॉपिक नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट सारे मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट उनके इंटेंसिटी में डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम मेटल को हम हमेशा कैरोसिन में रखते हैं। रीजन बिहाइंड इट इज, अगर हम उसे ओपन इन एयर रखेंगे तो वो इतना विगरस है कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एयर। सोडियम reaction with oxygen will form sodium oxide. Reaction of metals with water. Metals react with water to produce metal oxide or metal hydroxide and hydrogen gas. Metals water के साथ react करके metal hydrogen oxide बनाते हैं, whereas hydrogen gas release कर देते हैं। जो metals बहुत ज़्यादा reactive हैं वो cold water के साथ भी react कर जाते हैं, वेयर एज मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं उन्हें हॉट वाटर और स्टीमी वाटर के साथ ही रिएक्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ देखें तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली विद पोटेशियम एंड वाटर एंड कैल्शियम एंड वाटर एज वेल। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। When a metal react with dilute acid, then a metal salt and hydrogen gas is formed. जैसे ही मेटल्स को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम, मैग्नीशियम एंड जिंक reacts with dilute hydrochloric acid to form their salts and hydrogen gas. Reaction of metals with salt solution. Salt solution के साथ reaction किस तरीके से होता है मेटल का? If a more reactive metal is put in the salt solution of a less reactive metal, more reactive metal will displace the less reactive metal from its salt solution. This type of reaction is known as displacement reaction. For example, reaction of copper with silver nitrate solution. अगर कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के कलरलेस सॉल्यूशन में रखा जाएगा कुछ समय के लिए तो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, whereas the deposits of silver metal will be formed on the piece of copper. Reaction of metals with chlorine. क्लोरीन के साथ मेटल्स एक आयनिक मेटल क्लोराइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। सिमिलरली विद मैग्नीशियम एंड जिंक विच विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड रिस्पेक्टिवली. Reaction of metals with hydrogen. Only few metals like sodium, potassium, calcium and magnesium react with hydrogen to form metal hydrides. जैसे कि सोडियम को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, whereas कैल्शियम को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सबसे पहली, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. ऑल द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन फॉर्म्स एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एज वेल, क्योंकि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर माना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, तो एसिड फॉर्मेशन में उन्हें H+ आयन देना पड़ता है,
तो वो उस तरीके की पोजीशन में नहीं रहते. दैट इज वाई दे कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन. क्लोरीन के साथ अगर हम नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाएं तो इट विल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स. फॉर एग्जाम्पल H2, हाइड्रोजन को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो इट विल फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया. Chapter number 4, Carbon and its compounds. Topic number 1, Physical properties of carbon. हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन इन सब में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है. कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. कार्बन पीरियोडिक टेबल का सबसे वर्सेटाइल एलिमेंट माना गया है. कार्बन की वर्सेटिलिटी के पीछे कारण क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. There are several properties in carbon that makes it different from other elements. ये कार्बन को और ज्यादा पावरफुल बनाती हैं. So we can also refer to these properties as superpowers of carbon. Covalent bonds. Now what do we mean by the word covalent? अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करके दो हिस्सों में तो ये को और वैलेंट दो अलग अलग शब्दों को मिला के बना है. को that means together and valent that means valency. Now what is the concept of covalent bonds? Every element struggles to settle down by attaining noble gas configuration. अब जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल स्ट्रगल करता है खुद को सेटल करने के लिए, ये एलिमेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं. लेकिन ये एलिमेंट्स खुद को सेटल्ड कब कंसिडर करते हैं? जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं. Now what do we mean by noble gas configuration? When there is no slot left to fill in electrons. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर 4 अलग अलग शेल्स होती हैं और उनके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं. अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्लॉट पूरे तरीके से भर जाता है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब कुछ एलिमेंट्स लकीली ऐसे होते हैं जिनके ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है. फॉर एग्जांपल हीलियम विद 2 के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो ऑलरेडी इस कैटेगरी के अंदर है. और नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 आ गए के शेल में और एल शेल में आ गए 8, तो वो भी एक नोबल गैस है. तो कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी इस चीज को लेके चलते हैं और कुछ एलिमेंट्स को यहां तक पहुंचने में स्ट्रगल करना पड़ता है. नाउ हाउ कैन एन एलिमेंट अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीकों से पॉसिबल है. उसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर तो वो एल शेल के चारों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे तो नोबल गैस बन सकता है, या अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से ऐड कर दे तो वो एक नोबल गैस बन सकता है. For example, this is a carbon atom with electronic configuration of 2 and 4, which leaves it with a valency of 4. कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो किस तरीके से पूरी कर सकता है? या तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है. अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, 6 minus 4 that is 2, and number of protons will be 6. And if it accepts 4 electrons, then number of electrons will be 10 and number of protons will be 6. अब दोनों situations कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, then protons are more than electrons, that leaves carbon with a positive charge. And अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10 and number of protons will be 6, that leaves it with a negative charge. अब किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बराबर होना बहुत जरूरी होता है. अगर इस सिचुएशन में गैप आता है तो वो एटम सरवाइव नहीं कर पाता. सो दैट्स व्हाई कार्बन ना तो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, ना एक्सेप्ट कर सकता है. देन व्हाट इज कार्बन लेफ्ट विद? कार्बन क्या करता है? सरवाइव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. अब कार्बन ये कैसे करता है? या तो अपने ही 4 एटम्स के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in order to attain noble gas configuration is known as covalent bonding. There are 3 types of covalent bonds: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Single covalent bond
When one pair of electron is shared between the atoms, it is known as single covalent bond. For example, chlorine molecule. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो K शेल में 2, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वैलेंसी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 1. अब इस एक इलेक्ट्रॉन को ना तो क्लोरीन एक्सेप्ट करता है ना डोनेट करता है, बट इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड अलोंग विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ. Double covalent bond. When two pair of electrons are shared between atoms, it is known as double covalent bond. For example, oxygen atom when combined with another oxygen atom, such bonding is known as double covalent bond. अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, which leaves it with valency of 2. अब एक ऑक्सीजन एटम जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंसी है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन 3 valence electrons of each element are combined with each other, it is known as triple covalent bond. For example, nitrogen with atomic number of 7, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब बची हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स का कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, which is known as triple covalent bond. मोस्ट कॉमनली अवेलेबल कार्बन कंपाउंड इज मीथेन, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर CH4 होता है. अब ये किस तरीके से बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. When two pair of electrons are shared between atoms, it is known as double covalent bond. For example, oxygen atom. ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के पूरी करता है कुछ इस तरीके से. Now, the bond that you can clearly see is made up of 2 electrons that are shared with each other from each atom respectively. Triple covalent bond. जब 3 electrons share किए जाते हैं, that is known as triple covalent bond. For example, nitrogen with an atomic number of 14. 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होने के कारण अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के दोनों एटम्स आपस में शेयर कर लेते हैं. तो यानी कि कार्बन के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं. बट द डिफरेंस इज कि कार्बन ना सिर्फ खुद के साथ बट दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है. टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट शब्द का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड वैलेंट का मतलब वैलेंसी. कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल इट्स आउटरमोस्ट शेल, ताकि कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सके. विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 and 4, which leaves it with a valency of 4. If it carries negative charge, then it is known as anion, and if it carries positive charge, then it is known as cation. अब बेसिकली ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ही आपस में डिसाइड करता है कि कार्बन का कंपाउंड किस तरीके से बनेगा. अगर तो नेगेटिव चार्ज को एक फेलो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कंपाउंड मिल जाता है तो ये आपस में बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्बन सीक्स एनी अदर एलिमेंट जो कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके. मोस्ट कॉमनली फाउंड कार्बन कंपाउंड इज CH4 मीथेन. रीजन बिहाइंड इट इज कार्बन को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो चारों एंड्स पे अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से. So this is the molecular structure of CH4 मीथेन. तो यानी कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वो इस तरीके से पूरी कर दी जाती है बाय हाइड्रोजन. दैट इज द रीजन कि हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. कैटिनेशन. The property of direct bonding between atoms of same element to form long chains, branches and closed structures is known as catenation. अपने खुद के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके बड़े चेन्स में, ब्रांचेस में या क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स में जब एलिमेंट्स
बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। अब कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कॉमनली पोजेस होती है। कार्बन ना सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स के साथ बट खुद के साथ भी लॉन्ग चेन्स में बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज लॉन्ग चेन। अगर हम बात करें, दिस इज द ब्रांच्ड चेन, यानी कि इसमें कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच जैसा है, एंड दिस विल बी द साइक्लिक रिंग्स। टॉपिक नंबर 2, chemical properties of carbon. There are 4 different types of chemical properties: combustion, oxidation, addition and substitution. Combustion जिसका मतलब होता है burning, oxidation जिसका मतलब होता है reaction with oxygen, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में एडिशन कर देते हैं एटम्स का, then it is known as addition. Substitution, when we substitute any atom or a functional group with some other atom. Chapter number 5, periodic classification of elements. Topic number 1, Mendeleev's periodic tables. During that time, only 63 elements were discovered. मेंडलीव ने इन सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। Why हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐसे गैसेस हैं जो ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। Mendeleev figured out some similarities in the properties of these elements. On the basis of these similarities, Mendeleev started to form groups of these elements. Mendeleev made 63 cards for these 63 elements. इन कार्ड्स के ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक मासेस और उनके ऑक्साइड्स लिखे, and he started arranging them in order of their increased atomic masses. He started observing that elements having similar property actually started forming groups. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़े गए थे। He named these gaps as Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon, which were later discovered and known to be scandium, gallium and germanium. According to him, the physical and the chemical properties of elements are the periodic function of their atomic moles. Now let's discuss a few limitations of Mendeleev's periodic table. No fixed position for hydrogen. Mendeleev अपने periodic table के अंदर हाइड्रोजन की कोई फिक्स जगह नहीं बता पाए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को एल्केलाई मेटल्स और हेलोजेंस के ग्रुप में डाला गया, यानी कि 17th ग्रुप में डाला गया, और हम सबको क्लियरली पता है कि हाइड्रोजन एक एल्केलाई मेटल नहीं है। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस के अंदर डिफरेंस आता है, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इन आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। For example, chlorine 35 and chlorine 37 had no place in the Mendeleev's periodic table. No regular trend in atomic mass. कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी पोजीशन उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से नहीं रखी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निकल एंड कोबाल्ट की बात करें तो निकल विद एन एटॉमिक मास ऑफ 58.7 was placed before cobalt that had atomic mass of 58.9. यानी कि जो उनका कंसेप्ट था कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्हें अरेंज करेंगे, उसे वॉयलेट किया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ने। टॉपिक नंबर 2, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Modern periodic table provided solutions to all the problems faced by Mendeleev classification of elements. In Mendeleev's periodic table, number of elements between two elements cannot be predicted. दो एलिमेंट्स के बीच कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताया नहीं जा पा रहा था, लेकिन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी देयर बिटवीन टू एलिमेंट्स कुड बी इजीली प्रिडिक्टेड. Let's take one element boron and the other element fluorine. As we all know, atomic number of boron is 5 and fluorine is 9. As we can clearly see, space between boron and fluorine is of 3 elements, that is with atomic number 6, 7 and 8. Hence, with the help of atomic number, we can predict exact number of elements between two elements, which are carbon, nitrogen and oxygen.
In Mendeleev's periodic table, increasing order of atomic mass is not followed everywhere, but in modern periodic table, all the elements are arranged in terms of their increasing atomic number. Let's take a look at Mendeleev's periodic table and take the example of aluminium and silicon. जैसा कि हमें पता है, atomic mass of aluminium is 30 and atomic mass of silicon is 28.1. But still, silicon was placed after aluminium, which was against the property of Mendeleev. But if we consider atomic numbers, aluminium has atomic number of 13 and silicon has atomic number of 14. Hence, arrangement of aluminium before silicon was justified in the modern periodic table. In Mendeleev's periodic table, there was no place for isotopes, but modern periodic table assigned fixed positions to isotopes. For example, isotopes of carbon with atomic mass of 12 and 14 were arranged together in Mendeleev's periodic table because there was no separate place for isotopes. Whereas in modern periodic table, both of the isotopes were arranged in the same place since carbon has atomic number of 6. Hence we can say all the limitations of Newland's periodic table and Mendeleev's periodic table were taken care of in Henry Moseley's modern periodic. Trends can be classified into two types: down the group and across the period. Valency. Valency of an element is determined by the number of valence electrons present in its outermost zero. जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट से राइट तक मूव करते हैं, जो वैलेंसी है वो पहले तो 1 से 4 तक इंक्रीज होती है एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 0. और अगर हम ग्रुप्स की बात करें, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द वैलेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम because number of valence electrons are always 2. Hence we can say valency first increases then decreases down the period and it remains same in groups. Atomic size refers to the radius of atom. हमारे एटम का रेडियस एटॉमिक साइज बताता है. It is the distance between center of the nucleus and the outermost shell. यानी कि हमारे एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का जो अंतर है वो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बताता है. इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. यानी कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज. Across the period, since number of shells remain the same, effective nuclear charge increases from left to right. अगर हम ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं नए शेल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं. हेंस एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप, lithium will be smaller than sodium, sodium will be smaller than potassium, and so on. Hence we can say atomic size decreases in the period and increases in the group. Trends in modern periodic table. Metallic character. Metallic character is basically the tendency of an atom to lose a trend in a period. When we move from left to right, the metallic character decreases because the tendency to lose electrons also decreases. If we talk about groups, metallic charge, when we move from top to bottom, it increases because of increase in atomic size. The tendency to lose electrons also increase. जैसे जैसे हम ग्रुप्स के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज. We can say metallic character decreases across the period and increases down the period. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी भी एलिमेंट की कोवलेंट बॉन्डिंग को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है. Let's take an example of fluorine, chlorine and bromine. Out of them, fluorine is least metallic and bromine is most metallic. Hence we can clearly say that out of fluorine and bromine, fluorine is likely to pull that electron and form covalent bond with hydrogen. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, it increases. If the outermost electron is near to the nucleus, it experiences more nuclear charge, whereas if it is away from the nucleus, it experiences less nuclear charge. यानी कि in case of period,
electronegativity will increase, and in case of group, electronegativity will always decrease. Hence we can say electronegativity increases across the period and decreases down the pieces. Let's have a quick revision. Valency remains the same in group. It increases and decreases across the period. Atomic size increases down the group, but it decreases across a period. Metallic character of elements increase down the group and decreases across a period. And electronegativity decreases down the group and increases across the period.